नमस्कार। संडे सत्संग में आपका स्वागत है। आज दो वजह से विशेष दिन है। पहला, आज प्रेमचंद की जयंती है। हिंदी के सबसे महान उपन्यासकार, 20वीं सदी की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि और एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचारों को हमें आज भी याद रखना चाहिए। प्रेमचंद जी की आज जयंती है और इस जयंती के अवसर पे दिल्ली में हंस, जो कि पत्रिका प्रेमचंद जी ने शुरू की थी, बाद में राजेंद्र यादव जी ने चलाई थी, उस पत्रिका की तरफ से एक वार्षिक गोष्ठी होती है दिल्ली में, जिसमें आज चर्चा होगी संविधान के बारे में। आज का दिन इसलिए भी विशेष है हमारे लिए चूंकि किसान आंदोलन की तरफ से देश भर में जो पिछले 10 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसके कल्मिनेशन के रूप में कई जगह पे चक्का जाम किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो नजदीक का इलाका है, वहां के किसान आंदोलनों ने कहा कि भाई आज तो तीज का दिन है। तीज का दिन है हरियाणा में, त्योहार है जबकि महिलाएं अ, मस्ती करती हैं, झूला झूलती हैं। और उस त्योहार के उपलक्ष्य में सोचा गया कि नहीं, आज के दिन चक्का जाम ठीक नहीं होगा, तो दूसरे तरीकों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज शहीद ऊधम सिंह की बरसी भी है, जो कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के जो बड़े सेनानी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे, शहीद ऊधम सिंह, उनकी बरसी भी है। लेकिन आज उस सब पे बात करने के बजाय मैं बात करूंगा पीएमएलए पर। अब आप सोचेंगे ये पीएमएलए क्या है? प्रधानमंत्री को योजना है क्या? क्योंकि पीएम जैसे ही नाम आता है हम सोचते हैं पीएम प्रधानमंत्री योजना है। जी नहीं, पीएमएलए है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब आप सोचेंगे कि होगी भाई मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसे को एक जगह से दूसरी जगह लाना। आपने खासतौर पे जो टेररिस्ट लोग हैं, जो लोग देशद्रोह का काम करते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत होती है और पैसे के लिए वो मामले को इधर से उधर करते हैं। कहीं इंग्लैंड का पैसा यहाँ लाए, कहीं अफगानिस्तान का पैसा भारत में आया, और उस पैसे को दिखाया जाता है कि वो एक व्हाइट मनी। उसको रोकने के लिए बना था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। आप और मैं सोचेंगे भाई हमारा इससे क्या मतलब? जाहिर है हमारा कोई मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसके बाद हमारा आपका मतलब होना चाहिए। पिछले हफ्ते, अभी जो हफ्ता गया है, उसमें अब रिटायर होने से पहले अपने अंतिम जजमेंट में जस्टिस खनविलकर, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जस्टिस खनविलकर ने, आपकी बेंच ने अपने अंतिम जो निर्णय, उसमें पीएमएलए के बारे में जो जजमेंट दिया है, उसके बाद इस कानून पे एक न्याय की मोहर लग गई है। और अब ये कानून ऐसा है जिससे आपका और मेरा भी मतलब हो सकता है। मतलब ये कि किसी भी दिन आपके घर, मेरे घर खट 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 हो सकती है। आप दरवाजा खोलेंगे, आप पाएंगे कि नहीं, पुलिस वाले तो नहीं है। वो कहेंगे हम रेवेन्यू से आए हैं, हम ईडी से आए हैं, हम रेवेन्यू इंटेलिजेंस वाले लोग हैं। आपके कुछ कागजात के बारे में कुछ केस था। केस तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी लोकल एसडीएम से खुंदक है। अब अगर आपकी एसडीएम से खुंदक है तो केस बना लिया जाएगा और उस केस में आपके यहाँ पे दरवाजे पे खटखटाहट होगी। आपसे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे आपके बारे में एक केस है, एक ब्लैक मनी का केस है, कुछ आपने हेरा फेरी की है, उसका केस है। आप कहेंगे भाई साहब मैंने तो कोई हेरा फेरी नहीं की, मेरा तो कुछ मामला ही नहीं, मेरा तो सिंपल बिजनेस है। वो आपको कहेंगे देखिए आपने एक प्रॉपर्टी अपनी बेची थी। आप कहेंगे हाँ हाँ, वो एक प्लॉट था जो कि बेचा था हमने। किसे बेचा था? आप कहेंगे भाई कोई एजेंट था, उसने बताया था और वो लोग ठीक दाम दे रहे थे, तो मैंने अपना प्लॉट बेच दिया। सो क्या आपको पता है कि प्लॉट बेचने वाले के पास पैसा कहां से आया था? आप कहेंगे साहब मैं कैसे जानूं? वो लोग थे, हमें प्रॉपर्टी एजेंट ने मिलाया था, उन्होंने चेक से पैसा दिया, गए रजिस्ट्री हो गई, अब उसके पास पैसा कहां से आया इसकी मैं कैसे पड़ताल करूं? आपको कहा जाएगा कि नहीं, जिसको आपने प्लॉट बेचा, उसने जो काम किया था वो 400 बीसी का था। आप कहेंगे भाई साहब 400 बीसी की थी तो जाके उसको पकड़ो, मेरा उससे क्या मतलब? आपको कहा जाएगा कि नहीं,
चूंकि उसकी 420 का पैसा आपके पास पड़ा है, चूंकि उसने 420 के पैसे से प्लॉट खरीदा जिसका पैसा आपको मिला है, इसलिए आप दोषी। आप कहोगे भाई साहब मैं कैसे दोषी हूं, मैंने कोई ब्लैक में पैसा नहीं लिया, चेक में लिया, ये देखो मैंने किया है, मैं किसका क्या करूं। आपको बताया जाएगा कि नहीं, आप दोषी नहीं हो, अब आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट? क्योंकि भाई मैंने क्या किया है? मैं अपने वकील को बुलाता हूं कि ना ना ना, वकील को नहीं, अब आपको हम ईडी में इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं और आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। तब तक आपको होश आएगा और आप कहोगे कि अच्छा भाई मेरे को एफआईआर दिखा दो। कि नहीं साहब, एफआईआर नहीं होती यहाँ पे, ये पुलिस का केस नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, ये ईडी इसको हैंडल करती है। हमारी एक इंटरनल रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम बताते हैं कि क्राइम क्या है। आप कहेंगे भाई साहब चलिए, जो भी आप उसको कहते हैं, वो कहते हैं ईसीआई कुछ बोलते हैं, आपको भाई साहब उसकी कॉपी दे दो। भाई कोई कत्ल का भी मुजरिम होता है तो उसको एफआईआर की कॉपी तो मिलती है ना। आपको बताया जाएगा कि नहीं, आपको इसकी कॉपी भी नहीं मिल सकती। आपको, आप किस आरोप पर गिरफ्तार किया गया है उस चीज की आपको कॉपी तक नहीं मिलेगी। आप कहोगे भाई ये क्या हो रहा है, इससे तो बेहतर पुलिस थी, पुलिस कम से कम बता तो देती है कौन हो, किस लिए गिरफ्तार किया, क्या हो रहा है। नहीं साहब, ये आपको बताया नहीं जा सकता, नियम नहीं है। तो मेरा कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे जांच की जाएगी? क्योंकि सामान्यतः यदि आप कोई अपराध करें तो आपकी जांच की जाती है, जांच कर की जाती है कानून के हिसाब से, जिसको सीआरपीसी बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। मतलब एक नियम है कि पुलिस इस तरह से आपसे बात करेगी, बात करते वक्त ये चीज किया जाएगा, फला एविडेंस इस तरह से इकट्ठा किया जाएगा, इस सब के जो नियम होते हैं उसको सीआरपीसी बोला जाता है। अब आपको वो रेवेन्यू के ऑफिसर बताएंगे कि नहीं साहब ये सीआरपीसी यहां लागू नहीं होता। कि भाई मैं एक दूसरे देश में आ गया हूं क्या, यहाँ क्या लागू होता है? कि साहब हमारा इंटरनल नियम है कि किसी गिरफ्तार आदमी के साथ कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। आप कहोगे भाई वही बता दो, सीआरपीसी की कॉपी तो हर बच्चे के पास होती है, लॉ में उसका इम्तिहान भी होता है, हर एक को पढ़ाया जाता है, हर दुकान पे मिलता है। आपको भाई इसकी कॉपी दे दो। नहीं नहीं, ये भी सीक्रेट है, ये भी आपको नहीं बताया। किस किस आरोप में आपको गिरफ्तार किया गया उसकी कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। किस प्रोसेस से आपको एग्जामिन किया जाएगा, इंटेरोगेट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा, वो भी आपको प्रोसीजर भी नहीं बताया जा सकता, वो भी गुप्त है। तो आप कहेंगे भाई मैं इसमें कर क्या सकता हूं? वो कहेंगे आप हमें बताइए क्या हुआ। आपको बैठाए रखेंगे 72 घंटे, जिससे लंबा समय बैठाए, आपको धमकाया जाएगा, देखो ये हो जाएगा, तुम्हारे परिवार के साथ ये हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नहीं तो ऐसा करो, तुम कन्फेस कर लो, तुम हमारे सामने मान जाओ कि तुमने ये किया है। अब आप सोचेंगे कि चलो इनके सामने कन्फेस करने की तो क्या बात है, इनको कुछ भी लिखो, जान छुड़ाओ, पिंड छुड़ाओ, फिर आगे कोर्ट में देखा जाएगा। यही होता है पुलिस के अंदर। पुलिस थाने में आप कुछ भी कह दो, पुलिस वालों के सामने आप कुछ भी लिख दो, उसका कोर्ट में कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आपने पुलिस थाने के अंदर बात लिखी है, डर के मारे लिखी है, इसका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, इसको एविडेंस नहीं माना जा सकता, क्योंकि मानते हैं कि पुलिस के सामने डर के मारे आपने लिख दिया होगा। लेकिन फिर आपको पता लगेगा कि उन ईडी अफसरों के सामने आपने जो लिख के दिया था वो तो एविडेंस माना जाएगा। क्यों? कि साहब पुलिस डरा सकती है, ईडी थोड़ी डरा सकती है आपको। समझ रहे हैं आप? सो जब तक मामला कोर्ट में पहुंचेगा, जब तक आपने देखा भी नहीं है कि आपको किस आरोप में गिरफ्तार किया गया, किस प्रोसेस से आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब तक, और आपने जो कागज साइन कर दिए, हो सकता है आपसे सफेद कागज पे भी साइन करवा लिए जाए, डरे हुए बैठे हैं आप वहां पे 72 घंटे से, वो आपके खिलाफ एविडेंस बन जाएगा। कोर्ट में कहा जाएगा साहब ये तो, इन्होंने तो मान लिया है कि ये मुजरिम है, और कोर्ट कहेगा हाँ आपने तो मान लिया है। अब ये देखिए, कोई और मुकदमा हो, उसमें आप पुलिस के सामने बोलेंगे तो
मजिस्ट्रेट कहेगा नहीं, जब तक आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके कोई बात नहीं कहेंगे तो मैं कैसे मान लूं कि आपने डर से नहीं बोला। लेकिन यहां ईडी के सामने आप जाएंगे और मान लिया जाएगा कि ईडी के सामने जो आपने बोला, अपनी खुशी से, राजी खुशी से सच आपने बोला है उसके सामने, आपको पता लगेगा उससे पहले मुकदमा तय हो चुका है, आपने अपने खिलाफ गवाही दे दी है। ये कानून है या क्या है? प्रताप भानु मेहता ने हाल ही में एक लेख लिखा और कहा कि ये काफका, अंग्रेजी के एक नॉवलिस्ट है काफका, जो ऐसे बताते हैं कि मतलब किस तरह की विचित्र, द ट्रायल उनका काफी फेमस उपन्यास है, जिसमें बताते हैं कि ट्रायल के नाम पे क्या मजाक होता है। तो प्रताप भानु मेहता ने कहा है कि ये तो बिल्कुल उसी तरह का जजमेंट है, क्योंकि ये जो सारा किस्सा मैंने आपको बताया, ये है PMLA, आज की तारीख में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, आप कहोगे भाई ये हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गई, अब मुझे बेल दे दो। कहेंगे बेल इसमें नहीं मिल सकता साहब। बेल तब मिलेगा अगर जज साहब को ये कन्विंस हो जाए कि आपके खिलाफ जो आरोप है झूठे हैं। आप कहोगे मुझे तो पता नहीं कि मेरे खिलाफ आरोप क्या है, मैं इसका एविडेंस कैसे जुटाऊं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू होने से पहले मैं कैसे कन्विंस कर दूं कि मेरे खिलाफ आरोप झूठे हैं। नहीं साहब, इस मामले में हम मान के चलते हैं, कानून मान के चलता है कि क्योंकि ईडी ने कह दिया है कि आपके खिलाफ मुकदमा बनता है, आपने चूंकि एक ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीदी, को जमीन बेची, जिस व्यक्ति ने आज से 3 साल पहले कुछ ऐसा काम किया था जिससे कि काले धंधे का पैसा आपके पास आया, इसलिए कानून मान के चलता है कि आप अपराधी हैं, आप संगीन जुर्म के अपराधी हैं और आपको जमानत मिल ही नहीं सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस सब पे मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है कानून, इस कानून में कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद प्रताप भानु मेहता ने एक लेख लिखा है, जिस लेख में प्रताप भानु मेहता कहते हैं, 2 पंक्तियां उनकी मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा आपके सामने। और वो कहते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अब एग्जीक्यूटिव का कोर्ट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट, he says, is even more executive minded than the executive। अब मतलब कार्यपालिका, सरकार, प्रधानमंत्री अब उनसे भी ज्यादा मतलब वफादार एक तरह से हो। Rather than being the guardian of rights, the Supreme Court is now a significant threat to it। आज सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करने की बजाय उस पर हमला करने का औजार बन गया। अब ये बहुत गंभीर बात है। अब तक हम कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट्स को बचा नहीं रहा, चुप बैठा है। क्यों चुप बैठा है? अब तो सुप्रीम कोर्ट उस पे हमला करने का एक औजार बन रहा है। गौतम भाटिया जो लेख लिखते हैं और कानून के बारे में बहुत नफीस किस्म की बहुत सुंदर कमेंट्री लिखते हैं, मैं अक्सर उनको पढ़ता हूं, उन्होंने इस जजमेंट के बारे में लिखा है। खनविलकर जी, यानी कि जस्टिस साहब खनविलकर साहब, he rewrote a criminal statute to substantially widen its ambit। उन्होंने इस कानून का दायरा जज साहब ने बढ़ा दिया है। Authorize the state to bring any offense within its ambit। ऐसा कानून बन गया है कि अब चाहे पॉकेट मारी से लेके 420 से लेके किसी तरह का भी मुकदमा आप इसके अंदर डाल सकते हो। They upheld the reverse burden of proof within the widened ambit। यानी कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेवारी अब जो कसूरवार है उसकी है, सरकार को साबित नहीं करना। Deprived individuals of their procedural and constitutional rights within the widened ambit। Made the grant of bail almost impossible within that widened ambit and exempted the state authorities from any effective constraints once they began to operate within the widened ambit। When you put all of these together, what emerges is the classic definition of a lawless law blessed by the executive court। ये कानून नहीं, कानून को का उल्लंघन करने वाला कानून है लॉलेसनेस, जिसको कई बार नादानी से हम जंगल का कानून बोल देते हैं। ये तो कानून नहीं,
और अफसोस ये है कि इस गैर कानूनी कानून पे अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। इसलिए जरूरी है पीएमएलए के बारे में जानना, क्योंकि याद रखिए, आप छोटे बिजनेसमैन हैं, आपने कहीं प्लॉट खरीदा है, आपने कहीं मकान खरीदा है या बेचा है, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन किए हैं, तो कल ईडी आपके दरवाजे पर भी आ सकती है। इस कानून के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील सारिन नवेद साहब को रिक्वेस्ट किया। आप इसके बारे में बोलते रहे हैं। सारिन नवेद साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें समझाइए कि ये माजरा है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद साहब, वेलकम टू द डिस्कशन। आपने अभी तक सुना होगा, मैं जनरली अपने दर्शकों के लिए बता रहा था कि जनरली ये कानून है क्या और इससे क्या कुछ हो सकता है। और मैंने एक सिनेरियो पेंट किया था एक आदमी का, जो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, जिसके पास कोई प्लॉट पड़ा था, उसने अपने जमीन का प्लॉट किसी को बेच दिया। जैसा हम कहते हैं, प्रॉपर रजिस्ट्री हुई, कानूनी हुआ, सब कुछ काम ठीक ढंग से हुआ। पैसा लेके मैं घर में अब सो रहा हूं और मेरे घर पे नॉक होता है और मुझे बताया जाता है तुम अपराधी हो, संगीन अपराधी हो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तुम्हें जमानत भी नहीं मिल सकती। अब तुम्हारी जिंदगी गई, क्योंकि कोई एसडीएम तुमसे खुंदक खा के बैठा था और उसने ये वाला केस बना दिया। तो सारिम साहब, मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूं कि ये जो मैंने सिनेरियो बनाया, ये क्या हाइपोथेटिकल है, क्या ये सचमुच हो सकता है, क्या ये बात बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है, या कि सचमुच हमें डरना चाहिए ये जो हुआ है इस। सारिम साहब, आपका ऑडियो म्यूट है, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, माफ कीजिएगा। अच्छा, तो पहले मैं कह दूं, मैं आपने लिखा है वरिष्ठ वकील, लिखा है, मैंने अभी ध्यान दिया, मैं सिर्फ वकील हूं, सीनियर एडवोकेट नहीं हूं। लेट मी स्टार्ट ऑफ विद दैट जी जी जी, एक्यूरेसी। हमारी निगाह में वरिष्ठ है, कोई नहीं। आपका बड़ा जी। तो मैं कह ये रहा था कि देखिए, बिल्कुल हो सकता है सारे कानून जो होते हैं, जो हम कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस कानून होते हैं, सीआरपीसी है, आईपीसी है, लॉ रिगार्डिंग बेल है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, 130 150 साल के कायदे कानून है, उसके पहले भी कायदे कानून है, वो सब किस लिए हैं? देखिए, अगर आपको इतना भरोसा करना है कंप्लेनेंट पे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे, पुलिस पे, तो फिर कानून की जरूरत नहीं है। सारा सिस्टम, सारे कानून इसीलिए हैं कि आपको किसी पे भरोसा कर सकते नहीं है। झूठ कोई भी बोल सकता है, फर्जी केस कोई भी डाल सकता है। हमारा जो सिस्टम जो है, जैसे आपने बताया कि आप आदमी सोचेगा कि मैं तो पुलिस के सामने कुछ भी कह दूं, वो तो मान्य नहीं होता, कोर्ट में जाके अलग साबित करना होता है। लेकिन ईडी में क्या खास बात है ऐसी कि ईडी वाला ऑफिसर अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको आप मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो लॉ में लिखा हुआ है, कि ये सीनियर ऑफिसर होते हैं। एक्सपीरियंस की बात है कि ईडी में देखिए पुलिस वाले नहीं होते, एक दुख कोई होंगे, ज्यादातर इसमें होते हैं आईआरएस और आईएएस ऑफिसर। नंबर वन, इनको इन्वेस्टिगेशन की इनको ट्रेनिंग होती नहीं है, ना आइडिया होता है। बाकी स्टाफ भी होता है, वही पुलिस वाला नहीं होता है। तो लॉ में क्या रिस्ट्रिक्शन है, नहीं है, इनको पता भी नहीं होता है। अक्सर ऐसे केस लॉन्च हो जाते हैं जिनका कोई बुनियाद नहीं होती है। देखिए, केस लॉन्च करना हमारे सिस्टम में बड़ा आसान है। वो आप हम लोग बहुत बात करते हैं आजकल के ईडी का, तो देखिए कन्विक्शन रेट 1% 2% जो कुछ भी वो है, लेकिन वो तो आदमी डिस्चार्ज होगा, अक्विट होगा तो कुछ अरसे बाद होगा, साल 2 साल, कम से कम 3 साल 4 साल। लेकिन जो आदमी है जिसके खिलाफ केस चला है, उसकी जिंदगी उसकी बर्बाद, उसकी वकील करेगा, जी कोर्ट जी जाएगा, उसका अगर कोई से बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो आदमी कहेगा तुम मुझसे दूर रहो, तुम तो चोर आदमी हो, मैं खुद फंस जाऊंगा। कहीं एम्प्लॉय है, नौकरी छूट जाएगी, फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाएगी। देखिए, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर एग्जैक्टली ये कहें, मुझे पता नहीं हुआ नहीं हुआ है, लेकिन मिसयूज ऑफ पावर्स जाने अनजाने दोनों में। देखिए, हम यहाँ पे किसी को हम बुरा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, शायद उससे मिसयूज ऑफ पावर अनजाने में हो, शायद ईडी 99% केस बिल्कुल सही करती हो, लेकिन अगर 1% केस भी है, एक केस भी है जहां पे एक निर्दोष आदमी को गलत तरीके से कानूनी प्रक्रिया में फंसाया जाए, उसको डराया जाए, उसको दंडित किया जाए। और देखिए, आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये मामला एक केस का नहीं है। जी जी आप जमीनी काम करते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी काम करता हूं, हमें पता है कि देखिए, जब पुलिस आती है तो ये मामला नहीं होता है कि अच्छा पुलिस आई है, ठीक करके आई है। हर आदमी जानता है, चाहे वो कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू मुसलमान हो, ओबीसी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो,
कि देखिए पुलिस जो है वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक प्रेशर क्रिएट करती है, एक तरह का अटैक ही करती है कि देखिए आपके खिलाफ मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपने वो नहीं किया। ये सब नॉर्मल बातें हैं, किसी ने फर्जी कंप्लेंट करा दी, किसी का प्रेशर डाल रहे हैं। वो रहा पुलिस का मामला। अब ये ईडी जो है उसमें ऐसी कौन सी बात है कि आप कहेंगे कि ये सब देखिए, ये जो आप जो कर रहे हैं आपके पास एक्स्ट्रा पावर भी होना चाहिए और आप जो कर रहे हैं सबकी मान्यता भी होनी चाहिए। इसमें दो चीजें मतलब जो कि पुलिस के काम पर जो नॉर्मल लिमिटेशन रहता है कि कानून मान के चलता है कि भाई कोई पुलिस वाला फर्जी काम भी कर सकता है, इसलिए हमें उसके थोड़ा सा रिस्ट्रेंट्स रखने चाहिए, कुछ रेगुलेशन होने चाहिए, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। वो सब चेक एंड बैलेंसेस इसमें उठा दिए गए हैं, क्योंकि अब पुलिस की वर्दी नहीं पहनी तो तुम तो फरिश्ते हो गए मान के चल रहे हैं। उठाए नहीं गए हैं, बहुत कम कर दिए गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे उठा दिए गए हैं। जी देखिए, केस शुरू होता है तो पहली चीज आपको क्या चाहिए? ये कोई नहीं कह रहा है हमारे सिस्टम में कि देखिए अगर आपको पुलिस बुलाए या ईडी बुलाए तो आप नहीं जाइए, बिल्कुल जाइए, कोऑपरेट कीजिए इन्वेस्टिगेशन में। वो कहे ये मटेरियल है तो मटेरियल दीजिए, शेयर कीजिए। प्रॉब्लम आती है कि जो आपसे जो लिखवाया है, आप बैठे हैं, आपने कहा 72 घंटे बिठा लेंगे, 4 दिन बिठा लेंगे, 5 दिन बिठा लेंगे, वो छोड़िए, 12 घंटे का सोच लीजिए। अगर आप और मैं 12 घंटे बैठ के अभी बात करें, जी आप उसको बनवाना चाहते हैं और आपके पास पावर यह है कि सारे नवी तुम जो हो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। आपको पता है आदमी इतना थक जाता है उस वक्त में। आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मैं कोर्ट में बोलता हूँ, हमारे जो कभी आर्गुमेंट होते हैं और 1.5-2 घंटे के आर्गुमेंट तो मीडियम साइज माने जाते हैं हमारे यहाँ, लंबे आर्गुमेंट 5 घंटे चलते हैं। उसके बाद जो आपके जो मानसिक हालत होती है, थका हुआ होता है आदमी, प्यास लगती है, फिजिकली थका हुआ होता है। आप सोचिए 10 घंटे को बिठाया है, पहले 6-8 घंटे कुछ पूछा नहीं गया है। वो आदमी वकील भी नहीं है, वकील है कम से कम, चलिए कुछ आइडिया है क्या हो रहा है। आगे पीछे को जा रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, कोई एक दो बीच में कोई आके पूछ रहा है कि अच्छा देखो साहब आ रहे हैं अभी, सब ठीक बताना वरना देख लो तुम, दिमाग में चले जा रहा है उसके। वो 8वें 10वें में किस कंडीशन में रहेगा वो? और ये मत सोचिए कि ये बड़ा आदमी है कोई है, आप सोचिए कि नॉर्मल आदमी जिसको बुलाया जा रहा है वहां पे, उसका क्या हाल होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि आप कह रहे हैं कि जो आपका स्टेटमेंट है ईडी में वो माना जाएगा ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब कि जो कहा है वैसे ही मान लिया जाएगा। तो बाद में देखिए ट्रायल में कहते हैं हाँ तो आप पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, विटनेस करेंगे, केस छोड़ दीजिए, प्रोसेस वो स्टेज आएगी 3-4 साल बाद। जी 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 तो देखिए हमारे यहाँ वो है कि एक चार्जशीट फाइल कर दीजिए और फिर आप अपडेट लेते रहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लेके बन के, कि हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर रहे हैं सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है। 1.5-2-2.5 साल बैठा है अंदर आदमी, वो ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, बेल मिल नहीं सकती। बेल मिल नहीं सकती। ऐसी कंडीशन है कि भाई आपको दिखाना है कि आपका केस झूठा है। जैसे आपने बताया, मेरे पास ECIR तो है नहीं, मेरे पास मेरे खिलाफ केस क्या है जो मुझे पता नहीं केस क्या है, मैं क्या बताऊंगा झूठा है कि नहीं है। जी 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 ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उन्होंने कहा है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता दीजिए। देखिए वो तो बहुत ही बेसिक चीज है। नॉर्मल केस में क्या होता है, देखिए कि अगर 7 साल से कम है तो आपको पता है कि वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए जी। लेकिन PMLA में देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक ये है जो कि अभी कवर नहीं हुई है, इस जजमेंट में भी मुद्दा नहीं उठाया गया है, कि जो सिस्टम है मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जो लीगल सिस्टम है उसे लड़ने का, अगर मानी दो केस मान लीजिए आप, कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मतलब कि किसी ने कुछ इंपोर्ट में धांधली करी है, ओवर इनवॉइसिंग करी है, वो 100 करोड़ का मामला है। किसी ने किराने की दुकान पे जाके किसी से भाई देखिए 1 लीटर दूध मांगा लेकिन 2 लीटर उठा के चला गया और पैसा दिया 1 लीटर का। वो चलिए वो थेफ्ट हो गई, थोड़ा मैं ज्यादा उससे कहूँ तो 420 हो गई। 420 है तो फिर वो PMLA के शेड्यूल में आता है, मतलब कि उससे जो आपको फायदा हुआ है वो मनी लॉन्ड्रिंग में आ सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कह दिया है कि पहले लॉ में ये था कि आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपके पास पैसा हो, आपका पैसा हो और पैसे को ब्लैक से व्हाइट कर रहे हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो समझ में आता है। अब हो गया है पैसा आपके पास है जो कि आपको क्राइम से करने से मिला है या किसी और के क्राइम करने से भी मिला है आपको, तो आप भी इसके दायरे में आ जाते हैं। पहले चाहे पैसा आपने व्हाइट में लिया हो, ठीक ढंग से लिया हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने दिया उसने पीछे कुछ किया था जिसके बारे में आपको पता भी ना हो, तब भी आप क्रिमिनल है। कोर्ट अल्टीमेटली कह सकती है कि चलिए नहीं आपने व्हाइट में लिया तो आपको छोड़ दिया गया, लेकिन उसके वो अलग बात है, लेकिन शुरू में आपको लिया जा सकता है। अब मुझे बताइए कि जो चोरी करे 50 रुपए, जो 420 करे 50 रुपए की, 420 करे 100 करोड़ की, फर्क होना चाहिए।
इसमें सबको साथ में डाल दिया है। पहले इस लॉ में एक चीज थी कि 5 लाख का था मिनिमम लेवल, वो भी हटा दिया गया है। तो ये लॉ क्यों लाया गया था? लॉ लाया गया तो 2002 में कुछ हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थे और मनी लॉन्ड्रिंग का मानना पड़ेगा। असल में इशू है, कोई नहीं कह रहा इशू नहीं है। तो आपको क्यों चाहिए? आपको ये एजेंसी जिसमें पुलिस वाले नहीं है लेकिन उसमें आला अफसर हैं, क्यों? क्योंकि इनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना था, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना है। इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच है, ईओडब्ल्यू है, सीबीआई है। इनका काम ये था कि ये देखें कि देखिए पूरा अगर काफी स्टेट्स में मुद्दा है या इंटरनेशनल मुद्दा है, हर जगह से इंफॉर्मेशन कोलेक्ट कर सकें, इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट कर सकें, और फिर प्रॉपर्टी जो है उसे कोई लेके कोई भाग ना जाए, बेच ना दे, वो भी तरीका होता है एक क्रिमिनल ट्रायल डिफीट करने का, उसको रोका जाए। ये इनका मेन उद्देश्य था। अब इनको उसके कुछ सालों बाद दे जाते हैं पुलिस पावर। आपको पावर ऑफ अरेस्ट है, पावर, ये सब बेल का बताया आपने, बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये टेरर केसेस से ज्यादा हाई स्टैंडर्ड है इसमें। जी जी जी। 2014 के बाद बहुत चीजें बदली, इसमें भी काफी बदलाव हुआ है। जैसे मैंने कहा 5 लाख की लिमिट हटा दी गई, मिनिमम जो थ्रेशोल्ड थी इनकी। बाकी इनका देखिए जो एक ग्रेडेशन था ऑफेंसेस में पीएमएलए के अंदर ही कि भाई इनका ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट होगा, वो हटा दिया गया। तो अभी आपने कर दिया है, आपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एक सुपर थाना बना दिया है। देखिए अगर मैं कुछ तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मोटे तौर पे जो कानून 2002 में शुरू हुआ था टेररिज्म को रोकने के लिए, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसे का जो खुफिया लेन देन होता था, उसको रोकने के लिए जो कानून बना था, उसका दायरा बढ़ाते बढ़ाते 2014 में, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए सरकार अब ऐसा तो इतना बड़ा जाल हो गया है जो बना था किसी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, मगर अब हर किसी को पकड़ने के लिए वो जाल बन गया है और उसका खुल्लम खुल्ला मैं कहूंगा बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको सिर्फ 1-2 आंकड़े दिखाना चाहता हूं कि इस कानून का इस्तेमाल किस तेजी से बढ़ा है। ये कानून पुराना है 2002 से, लेकिन पहले इस कानून में हर साल कोई 100-150 केस हुआ करते थे। ये हम देख रहे हैं पहले साल से 221, 209, 178, 111, 200, 148, 195, ये 2017-18 तक का मामला है। फिर अचानक कुछ होता है 2019-20 में बढ़ के 562 केस हैं, उससे अगले साल 981, उससे अगले साल 1180। या तो देश में अचानक मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ गई है इससे हो तो कुछ पता नहीं, हमें देखा नहीं कितनी मनी लॉन्ड्रिंग देश में बढ़ गई, या कि इस कानून पे मुस्तैदी कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। इस नेट को लेके अब घूम रहे हैं कि भाई किसको इसके अंदर डाला जा सकता है, किसको इसमें फंसाया जा सकता है। मैं एक और आंकड़ा भी दिखाऊं आपको कि इसके तहत कितनी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। प्रॉपर्टी अटैच करने का मतलब प्रॉपर्टी जिसको नीलाम कर लेती है सरकार, क्या वो कहना ठीक होगा अटैचमेंट के लिए? जिस प्रॉपर्टी को अटैच करके पहले लोग फ्रीज कर देते हैं, पर कन्विक्शन के बाद नीलाम। जी, तो सरकार आपके प्रॉपर्टी बंगले को, आपके घर को सरकार कहती है इसको तुम ना खरीद सकते, ना बेच सकते या कुछ नहीं कर सकते, सरकार उसको अटैच कर लेती है। उसकी तादाद कितनी बढ़ी है, देखिए कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी उसके अंदर इस्तेमाल की गई, उसके आंकड़े हम देखेंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि इस कानून को जो शुरू हुआ था टेररिस्ट लोगों के लिए, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है वो आंकड़ा अभी हमारे सामने यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो ये आंकड़ा देखिए, पहले 10 साल में सिर्फ 112 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है और 112 केसेस में प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, और उसके बाद सीधे 3000, अगर मैं ठीक पढ़ पा रहा हूं तो सीधे 3000, एकदम 30 गुना बढ़ जाती है। और कितनी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है? पहले 10 साल के अंदर 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है और उसके बाद 99,000 करोड़ की। मतलब अचानक कुछ ऐसा होता है कि देश में इसके बारे में अचानक इस कानून का इस्तेमाल बढ़ जाता है, अचानक इसके अंदर जिन लोगों को सजा मिलनी है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो या तो इस देश के अंदर क्राइम अचानक बढ़ गया है,
या इस कानून का बेजा इस्तेमाल बढ़ गया है। मैंने एक और आंकड़ा भी बताना था, वो ये था कि कितने लोग कन्विक्ट हुए फाइनली, कोर्ट में जाके ऊपर पहुंच के फाइनली कितने इसके अंदर गुनहगार पाए गए। वो देखिए, वो आंकड़ा है, आपको दिखाया जा रहा है, सरकार की तरफ से ऑफिशियल आंकड़े दिए गए, आंकड़े हमारे दिए हुए नहीं है, सब सरकार के बनाए हुए हैं। पहले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, और उसके बाद 23, आज तक कोई 5,000 के करीब केसेस इसमें हुए हैं, और कन्विक्शन सिर्फ 23 लोगों को गुनहगार पाया गया, उनको वास्तव में सजा मिली। लेकिन बाकी सबको सजा मिली, बाकी सबको सजा इसलिए मिली कि उनके खिलाफ मुकदमे हुए। वो बैठे, जैसे आपने कहा, मेरी अगर नौकरी छूट गई, सारे घर वाले, पड़ोस में गली मोहल्ले के लोग कहते हैं इनका लड़का कुछ आतंकवाद के मामले में, कुछ 420 के मामले के अंदर जेल है, और मैं वहां पे 4 साल लगा के आ गया। उसके बाद कोर्ट का जजमेंट तो कागज है, उसके बाद क्या, सजा तो मुझको मिल चुकी है उससे पहले। तो हजारों लोगों को सजा मिली। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ नावेद साहब, इसकी जो जिस तरह से ये जिस तरह से पहली नजर में लगता है कि इसका बेजा इस्तेमाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला क्यों गया, कितने लोग लेके गए? कोई शायद 200 से ज्यादा लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए, ये कहते हुए कि भाई ये जो कानून है, इस कानून के प्रोविजन वो है जो कि इस देश के संविधान में, हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, उसके खिलाफ है। जैसा गौतम भाटिया ने लिखा है कि ये तो लॉलेस लॉ है। वो गए, कोर्ट का क्या जजमेंट था, उसके मुख्य पॉइंट क्या थे, कोर्ट के सामने क्या सवाल थे, और कोर्ट ने क्या जवाब दिया? जी जी, तो यादव साहब, ये जो आपने पॉइंट्स डाले हैं, तो मैं बहुत ही इसका एक सिंपल जवाब दूंगा। कोर्ट के सामने पॉइंट ये नहीं था कि ये लॉ जो है संवैधानिक है कि नहीं है, कुछ इसके जो पहलू हैं उन पे सवाल उठे थे। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि ये अगर ये कानून संवैधानिक है, तो देखिए अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो ये कैसी बला है, ईडी के ये डिसाइड करेगी कि भाई ठीक है, शेड्यूल ऑफेंस तो देखिए साल में 2.5 लाख हो रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेट करूंगा 1,000 3,000। या तो सब इन्वेस्टिगेट कीजिए, फिर या तो आप अगर आप कहना चाह रहे हैं कि बड़ी स्पेशलाइज एजेंसी है, इसको तो देखिए छोड़ दीजिए 50 केस लिए, बस 50 केस कीजिए जहां पे क्रॉस बॉर्डर रेमिफिकेशन कुछ हो, मतलब बनता है। तो इन्होंने किया इसमें ये है कि देखिए, जैसे मैंने बताया, इसमें पुलिस वाले नहीं होते हैं इस एजेंसी में। सारा सारा इसकी कंसेप्शन, इसका जो पूरा 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 एक थिंकिंग, एक इमेजिनेशन है इस एजेंसी की। ठीक है, पुलिस वाले को अपना काम करने दीजिए, आप अपना अलग काम कीजिए। क्रॉस बॉर्डर, इंटरस्टेट, नेशनल लेवल पे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, उसको रोकिए। इस जजमेंट से ये भी पुलिस बन गए हैं, लेकिन ना पुलिस की ट्रेनिंग है, ना पुलिस की काफी बंदिशें हैं इनके ऊपर। एक दो एक्स्ट्रा बंदिशें हैं इस कानून में, टू बी फेयर हमें बताना पड़ेगा कि इसमें लिखा है कि अगर वेक्सेशियस सर्च हो, जो कि कानून, जो कि किसी वजह से हो, जो कि कोर्ट कहे बाद में कि ये आपको परेशान करने के लिए कहा गया था, तो वो भी दंडनीय अपराध इसमें है। लेकिन देखिए, वो केस लड़ना, पहले अपना केस जीतिए, फिर वो केस लड़िए और उसको सजा दिलवाइए, वो बहुत लंबा मामला एक है। इस जजमेंट में इन्होंने कहा है कि देखिए, आपके पास पावर जो है कि जो आपको जो केस इन्वेस्टिगेट करना है वो कीजिए आप। ओनली एक बंदिश है कि देखिए, जो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके बारे में पहले से एक एफआईआर होनी चाहिए। खैर, ये भी कहूंगा कि ये इन्होंने अच्छा कहा कि कह दिया इन्होंने, क्योंकि कानून में था ये, लेकिन ईडी तो अब तक वो कर रही है कि जो इन्वेस्टिगेट करना है कर रही है, पिछली एफआईआर जो कैसे कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस, उसके अलावा भी। दूसरा इसमें है जो हमने पहले बात की कि जो स्टेटमेंट होते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं ये, कि वो कैसे माननीय होंगे। और दूसरी बात है कि अगर आपने झूठ बोला इनसे, या इनके हिसाब से झूठ बोला, तो ये कहेंगे हम दूसरा केस चलाएंगे झूठ बोलने का आपके खिलाफ। तो एक जो संवैधानिक गारंटी होती है कि देखिए, आप बैठे हैं पुलिस के साथ, सुनने में लोगों को लगता है अरे पुलिस से क्यों डर रहे हैं आप, ईडी से क्यों डर रहे हैं, गलत नहीं किया क्यों डर रहे हैं। अगर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ही होते हर पोस्ट पे, हर महकमे पे, तो हमें कोई डर की बात होती नहीं है। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि ऐसे ही लोग हैं। क्या पता आपको फंसा रहा हो, जाने में अनजाने में गलती भी हो जाती है। आप तो फंस गए। तीसरी बात है, जैसे हमने बात की है बेल की, अगर आपको बेल नहीं मिल रही, आप बैठे हुए हैं तिहाड़ जेल में अगर आप 3 साल,
फिर आपकी जिंदगी की क्या बचेगा। इस जजमेंट में एक अच्छी बात लेकिन कही गई है कि बस जो सेक्शन 8 जो है इसके हिसाब से अटैचमेंट सीजर वगैरह करते हैं लोग, ये उसमें एक प्रोविजन है पोजेशन लेने के लिए। एक तो होता है अटैचमेंट, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, आपके घर को कर दिया। इसमें कम से कम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए आप पोजेशन मत लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर वो काम कर रहा है काम करने दीजिए, अगर वो रह रहा है रहने दीजिए वहां पे, क्योंकि कल अगर वो छूट जाता है तो ये ना हो कि वो उसी वजह से बर्बाद हो जाए। लेकिन वो भी एक कॉशन है, कॉशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे ही देखिए प्रोसीजरल तौर पे 4-5 मुद्दे और थे, जैसे आपने बताया ईसीआर की कॉपी देना जी जरूरत नहीं देने की, आपको सिर्फ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ब्रॉडली बता दीजिए काफी है। तो ये सब जो उन्होंने अपहोल्ड किया है इसमें, ये सब पहलू हैं पीएमएलए के जो कि कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि दूसरे लॉज में भी हैं। देखिए ये डाइवर्जन जो है फ्रॉम नॉर्मल क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी जो है, ये शुरू हुआ बिकॉज ऑफ टेररिज्म केसेस, कहीं एनडीपीएस में भी है, कस्टम्स एक्ट में भी है। लेकिन देखिए उन सब का दायरा बहुत छोटा है। इसमें प्रॉब्लमैटिक इसलिए कि देखिए हम सब मानते हैं कि कुछ केसों के पहलू अलग होते हैं। कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो देखिए वो उस कॉन्स्पिरेसी की साजिश, और कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे 3 लोग कह रहे हैं कि हम बैंक से लोन लेंगे फर्जी नाम पे, वो बड़ी अलग इन्वेस्टिगेशन है। कहीं पे आपको 10 देश जाना पड़ेगा, कहीं पे आपको सिर्फ एक बैंक से जाके आपको दस्तावेज उठाने पड़ेंगे। आपने ये पूरा डिस्टिंक्शन जो है आपने हटा दिया है। चलिए अगर आपको करप्शन हटाने के लिए चाहिए तो चाहिए, लेकिन फिर आप स्कोप इसका आप कम कीजिए। आप कहेंगे इस तरह के लोग ही इसमें भी इस एक्ट के तहत आएंगे और ईडी उन्हें करेगी इन्वेस्टिगेट। लेकिन आपने किया ये है कि ईडी के ऊपर छोड़ दिया है कि जितने भी 420 के केस हैं, जितने भी ये शेड्यूल ऑफेंस है बाकी जो हैं, काफी सारे हैं, वो उसमें आपको जो उठाना है उठा लीजिए उसमें से, और जिसको इन्वेस्टिगेट करना है कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपके जो राइट्स हैं भाई, कम से कम आपके खिलाफ केस चलता है, आप ही के थाने में चलता है, एक थाने में चलता है, वहीं का मजिस्ट्रेट होता है, पता है कोर्ट वहां पे है, बेल का वहां पे एक प्रोविजन है, बेल की एक समझ है। आपको एक अलग कानूनी धारा डाल दिया जाता है जहां पे आपको ना पता है कहाँ ले जाया जा रहा है। देखिए स्पेशल कोर्ट जो हैं कुछ जगह पे होते हैं, मेनली दिल्ली पे हैं, स्टेट कैपिटल्स में होंगे ये पीएमएलए स्पेशल कोर्ट। पहली बात है आपको वहां केस लड़ने के लिए जाना है, अगर आपकी बेल हो भी गई आपकी तो आप वहां जाएंगे तो आपके पूरा प्रोसीजर आपके खिलाफ जी, जो माना है नहीं माना है आपने, वहां पे सब कहा जाएगा सब माना हुआ है इन्होंने। और आप सोचिए उस सब के बाद जो आपने आंकड़े दिखाए हैं आपने, उस सब के बाद उनका कन्विक्शन रेट देखिए जी। और ये जो आपने बताया कि 23 कन्विक्शन हुए हैं, हमें नहीं पता कि वो केस कन्विक्शन कब हुए हैं और किस साल का केस था। क्या पता 2005 का केस हो, वो 2020 में कन्विक्शन हुआ हो। सही बात जी, क्योंकि प्रैक्टिस तो मोटे तौर पे सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये नहीं था कि ये पूरा कानून सही है या गलत है, उस पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस पे सवाल थे। पहला ये था कि इसका स्कोप इतना क्यों बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बढ़ाया गया है, चिंता मत। सवाल ये पूछा गया कि कम से कम एफआईआर की जो ईसीआईआर हो, ईसीआईपी क्या इनकी होती है, ईसीआईआर, उसकी कॉपी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब तक आपको मोटे तौर पे बता दिया जाए कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, आपको ईसीआईआर की कॉपी देने की जरूरत नहीं है। फिर कहा गया कि भाई इनका जो सीआरपीसी होता है, जो प्रोसीजर है, जो जिस रूल के आधार पे ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कम से कम कॉपी तो पब्लिक में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इन कुछ चीजों को पब्लिक में रख दें, लेकिन कोई जरूरी नहीं। फिर कहा गया कि साहब कम से कम बेल का इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन जिसके अंदर पहले से मान के चला जाता है कि आप गुनहगार हैं, आप अपराधी हैं, प्रिजम्पशन है कि आप अपराधी हैं, आपको साबित करना है कि आप अपराधी नहीं, जैसे रेप के कानून में होता है वैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, इसकी तो जरूरत है। फिर कहा गया कि बेल जो है, बेल के लिए डबल शर्त क्यों लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी वाजिब है। तो हर चीज पे, और दूसरा है प्रॉपर्टी अटैचमेंट वगैरह के बारे में आपने कहा छोटी सी रियायत दी है, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इन सब बातों पर मोहर लगा दी और कहा कि ये जो मेरी आपकी निगाह में जो बिल्कुल लॉलेस किस्म का लॉ है,
ये बिल्कुल वाजिब है। इस कानून में जो अमेंडमेंट किए गए हैं वाजिब है। एक तकनीकी पॉइंट जरूर था, बारीकी थी, वो ये थी कि इस कानून में जो आखिरी अमेंडमेंट किया गया वो प्रॉपर संसद के अंदर कानून लाके नहीं किया गया, बजट के अंदर इसको डाल के किया गया। जो मतलब क्योंकि बजट जो जिसको हम आप बजट कहते हैं वो दरअसल एक कानून होता है। उस कानून के अंदर कई सारे छोटे छोटे कानूनों को अमेंड कर दिया। ये अरुण जेटली जी ने शुरू की थी परंपरा कि बजट के कानून के तहत ही कई 5, 7, 10 चीजें जो वो करना चाहते थे वो उसके साथ लगे हाथ कर लिया करते। तो उसको भी चैलेंज किया गया और उसके बारे में बेंच ने कहा है कि देखिए इस सवाल को एक बड़ी बेंच देख रही है, वो लोग इसका फैसला देंगे, इसके बारे में हम फैसला फिलहाल नहीं दे रहे। लेकिन हकीकत ये है कि इस सब की वजह से इस वक्त जो प्रताप मेहता कहते हैं, मैं आपका विचार भी जानना चाह रहा हूं क्योंकि मैं तो कानून का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन वाकई ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस देश में कानून को डिफेंड करने की बजाय, पूरे सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी नहीं कर रहा, एक एक जज पे नहीं कर रहा, अच्छे जज भी हैं, मगर कुल मिला के जो इंस्टीट्यूशन के बतौर किया जा रहा है कि जो मेरे हक का चौकीदार है, जो संविधान में मुझे जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसकी डिफेंस करने का काम जिसको दिया जा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो जो करना है कर लो। और यही नहीं, वो ये भी कह रहा है कि अरे इन लोगों की जरूरत की, इन लोगों ने मुकदमा किया, इनके ऊपर मुकदमा करो, मुकदमा करने वालों पे मुकदमा करो, इसको फाइन करो, इसको जेल में डालो। ये काम आमतौर पे एग्जीक्यूटिव किया करती थी, ये काम सरकार और पुलिस किया करती थी, और जज का काम होता था ये कहना कि ना ना इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हो, ऐसे तो नहीं कर सकते, नहीं इसको छोड़ो, इसको हटाओ। आज सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल हो रहा है, तो ऐसा होने पे जुडिशरी का क्या मायने बचता है और क्या उम्मीद रहती है? देखिए, उम्मीद तो हमें आपको रखनी है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। ये जिम्मेदारी है, ये एक भावना नहीं है, मैं कहूँगा। तो उम्मीद तो रखनी है। जो पिछले 2-2.5 महीने में जो आपने कहा है, जो एक नया एक तरह का शुरू हुआ है कि 2 केसेस में, एक तो तीसरा चतुर्वाड को और आरबी शिव कुमार साहब को अरेस्ट किया गया है गुजरात दंगे वाले इशू पे। दूसरा हिमांशु कुमार साहब के खिलाफ जो ऑर्डर हुआ है कि आपने गलत इनकाउंटर का एलिगेशन लगा दिया था। और दोनों में ही, अगर मैं याद दिलाऊं, दोनों में ही खनविलकर साहब जज है जी। अब देखिए, जैसे आपने कहा कि क्या आलोचना किसी की नहीं कर रहे इंडिविजुअली, उनका अपना नजरिया है लॉ का, सुप्रीम कोर्ट जज हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कहा। लेकिन मेरी समझ में तो ये बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड है और इम्परमिसिबल भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई केस सुनता है रिट पिटिशन में या अपील में, ये सुप्रीम कोर्ट कभी फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होता। तो जो नीचे से रिकॉर्ड आएगा उस पर अपनी आप बताते हैं, कानून के हिसाब अपनी जजमेंट देते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कहना कि फलाने ने ये किया है, देखिए आप ये कह सकते हैं ज्यादा जो कि हिमांशु कुमार केस में कहा है कि भाई इन्वेस्टिगेट कीजिए, कुछ वो है, वो भी आज तक हुआ नहीं है मेरी नॉलेज में। कोई केस लेके जाता है उनके पास, कहते हैं साहब मेरे पास देखिए 100 एविडेंसेस हैं, तब भी वो कहते हैं कि देखिए हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हम पुलिस नहीं है। तो उनसे हम कहते हैं कि आप इतना कर सकते हैं कि आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप पुलिस से कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही कंप्लेनेंट बन गया है। जी, कैसे हुआ? कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड, इम्परमिसिबल इन लॉ। अगर आपको लग रहा है कि उनका केस जो है सही नहीं है, केस सही नहीं है, तो फिर आप पिटीशन खारिज कीजिए जो उन्होंने खारिज की है उन्होंने। आप ये भी सोचिए कि दोनों केस कोई नए तो है नहीं है जो आज ही परसों फाइल हुए। इतनी बेंचेस ने सुना है, सालों साल किसी ने कब नोटिस इशू किया, क्या क्या हिस्ट्री है। जी जी जी। तो ऐसा इसमें क्या आपको मिल गया अब कि आपको कहना पड़ गया कि मैं सिर्फ पिटीशन खारिज नहीं कर रहा। एक हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कॉस्ट करने का, कि आपने आप पिटीशन इतनी वाहियात थी, आपने भाई टाइम वेस्ट किया, तो आपको मैं लगा रहा हूँ 5-10 हज़ार का कॉस्ट, 1 लाख 1.5 लाख जितना भी है, उस पर लिमिट नहीं है। या तो वो कर लीजिए आप, लेकिन मैं कंप्लेनेंट बन जाऊं, मैं पार्टी बन जाऊं लिटिगेशन में, ये तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इम्परमिसिबल है। जज साहब ने कहा है तो खैर आंखों पे, लेकिन मेरे हिसाब से इसका प्रिंसिपली रिव्यू होना चाहिए
अगर आप वो केस पे ध्यान भी ना दें। केस पे भी काफी चीजें कही जा सकती हैं कि केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट चलिए वो अलग मामला है। तो जी सुप्रीम जी। कोर्ट में देखिए, मुझे एक कहानी याद है। हम लोग जब इंटर्न में थे, मेरे सामने नहीं हुआ, मैं तब वहीं पे था आसपास में कोर्ट में, के पिटिशनर पर्सन एक थे, उन्होंने कर दिया चीफ जस्टिस कोर्ट में ज्यादा कुछ ऊंची आवाज में बोल दिया हो, कुछ कर दिया होगा। चीफ जस्टिस ने काफी खफा कहा कि इनको बाहर निकाल दीजिए। तो वहाँ पे एक बहुत सीनियर एडवोकेट वहाँ पे उठे, उन्होंने पब्लिकली उन्होंने कहा कि देखिए चीफ जस्टिस कोर्ट है, यहाँ पे सिटीजन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं हो सकता। तो हमें जी ये अंडरस्टैंडिंग है लॉ की। देखिए जो माई बाप कल्चर जो है, थोड़ा मैं पोलेमिकल माफ कीजिएगा, कि माई बाप कल्चर से आगे निकलना है हमें। ना थानेदार हमारा माई बाप है, ना पीएम माई बाप है, ना जज साहब माई बाप है, और ना ही वो हमारे हमारे नीचे हैं। दूसरा होता है कि मैं तो आपका सेवक हूं, ना सेवक है ना माई बाप है। उनका एक रोल है समाज में, वो रोल ठीक से करें, जो कानून के उसके हिसाब से करें, पूरी इज्जत है और होती रहेगी। तो देखिए ये जो अब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सरकार के सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है। वो तो काम उसका है ही नहीं। उसको बताना है कि एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कोर्ट से हर केस में, सर ये जो है कानून के हिसाब से जो हुआ है ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको आंसर देना है बस यस और नो। उसके अलावा तो रोल कोई कोर्ट का होना चाहिए भी नहीं। और वही सबकी चिंता है कि जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ा करते थे कि भाई एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक जुडिशरी होती है, दोनों में एक बैलेंस होता है। एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम करे तो जुडिशरी उसको रोकती है। अब जो हो रहा है वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट हो रहा है। कोर्ट जी खुद वो सब चिंता, वो सब विचार रख रहा है जो कि एग्जीक्यूटिव को होने चाहिए। जी और उससे एक कदम आगे बढ़ के कुछ लोग कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स कोर्ट। जी अब ये एग्जीक्यूटिव की मदद करने के लिए उसके इशारे पे काम करने वाला काम कोर्ट में हो रहा है, जी जो देश की बुनियाद के लिए, देश के संविधान के लिए, किसी भी न्यायप्रिय समाज के लिए ये ठीक बात नहीं है। जी आज और चर्चा नहीं, बस जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ लूं। ये रिव्यू में आपको कुछ उम्मीद लगती है? क्योंकि एक रिव्यू भी होती है कोर्ट के फैसले के बाद, उसी कोर्ट में, उसी बेंच में वापस जाता है कोई टेक्निकल ग्राउंड पे कि आप ये जजमेंट में ये 2-3 संशोधन करने की जरूरत है। अमूमन उसमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन क्या अब आपको कुछ उसमें उम्मीद दिखाई देती है? वैसे जब अब रिव्यू होगी तो खनविलकर साहब नहीं होंगे क्योंकि वो बेंच पे नहीं है। जी उम्मीद तो नहीं दिखती कि रिव्यू, जैसे आपने कहा, वो तो देखिए 1000 केस में से कोई एक केस होता है जिसमें कुछ सुना जाता है। तो रिव्यू का स्टैंडर्ड बड़ा हाई होता है कि कुछ ऐसी गलती हुई है जो देखते ही समझ में आ जाए। ये नहीं कि आपके हम्म, फिर बहस होगी, ना ऐसी गलती हुई है कि आपने 50 को 500 कह दिया, वैसी वाली हम्म, गलती पे रिव्यू होता है ज्यादातर। तो दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए हमारे सिस्टम में कभी कुछ फाइनल तो होता नहीं है, मुद्दे फिर खुलेंगे। आप विद्वान हैं, आपको हिस्ट्री पता है, लेजिस्लेटिव भी पता है, जुडिशरी पता है आपको। हर मुद्दा यहाँ पे एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम जाता है। ये मुद्दा भी खुलेगा, मेरे हिसाब से जल्दी खुलेगा, लेकिन इसको तरीके से, और देखिए थोड़ी लड़ाई इससे बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ये मुद्दा है, तो मुद्दा क्या है? हम कह रहे हैं लड़ाई किसकी है? ड्यू प्रोसेस की है, आर्टिकल 21, कि भाई मुझे अगर आपके खिलाफ कोई, मेरे खिलाफ कोई अगर एक्शन लेना है सरकार को, तो वो एक तरीके से ले। मेरे राइट्स हैं जो कि सरकार नहीं ले सकती, पार्लियामेंट नहीं ले सकती। मेरे संवैधानिक, मेरे मानवाधिकार हैं, मेरे मूल रूप के अधिकार हैं वो। तो लड़ाई जब हम उसकी लड़ेंगे, और वो लड़ाई लड़नी है हमें थाने से लेके छोटे से छोटे जो गांव में का जो थाना है उससे लेके ईडी के दफ्तर तक, तभी लड़ाई पूरी होगी। वरना देखिए पीस बिल में के मुझे ईडी से ज्यादा प्रॉब्लम है, होनी चाहिए भी, क्योंकि ईडी कहीं ना कहीं एक हथियार बन गया है ऑपोजिशन के खिलाफ भी, तो उसका इफेक्ट बड़ा होता है। लेकिन ये जो इश्यूज ईडी के हैं, कहीं ना कहीं बड़े बुनियादी इश्यूज हैं, वो पुलिसिंग के इश्यूज भी हैं, और वो सबको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो लड़ाई बड़ी है, लड़ाई है रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने की, यानी कि कानून का राज हो, किसी बंदे का नहीं। कोई हो प्रधानमंत्री, हो राष्ट्रपति, हो पुलिस अफसर, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं। जी कानून का राज हो, और कानून से बनाई हुई प्रक्रिया के हिसाब से हो। ये नहीं कि कोई पहले से मुझे कह दे कि कल से कर्नाटका के अंदर योगी मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा, हम भी अपने बुलडोजर तैयार कर रहे हैं। ये नहीं, ये कानून का राज नहीं है। कानून के राज के लिए लड़ाई लड़नी है, लड़ाई में उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन पिछले हफ्ते के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये लड़ाई
थोड़ी और मुश्किल और ज्यादा चैलेंज बढ़ गया है। इस चैलेंज को याद दिलाते हुए आज की बात यही। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद साहब, आप हमारे यहाँ पधारे और आपने सब साथियों को बताया इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।